नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 322 टू सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द लास्ट सेक्शंस ऑफ आवर चैप्टर 24 सीआरपीसी पर्टेनिंग टू जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इज सेक्शन 322. Section 322 pertains to procedure in cases which magistrate cannot dispose of. Okay, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है कि मैजिस्ट्रेट डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा केस को। ओके, तो आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि he has no jurisdiction to try the case or commit the case for trial. ओके, नो jurisdiction में आपको ध्यान में रखना है कि दोनों टाइप का jurisdiction, एक होता है लोकल jurisdiction, एक होता है कि कौन सा ऑफेंस किससे ट्रायबल है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया है वो टाइप का jurisdiction. ओके, तो यहाँ पे जो है वो दोनों टाइप का jurisdiction में से कोई भी अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है मेरे पास नहीं है, या फिर दूसरे मैजिस्ट्रेट ने ये केस को ट्राई करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरा मैजिस्ट्रेट है उसने, ओके, और द केस शुड बी ट्राइड बाय सीजेएम हिमसेल्फ, मतलब ये मैजिस्ट्रेट ने नहीं तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस को ट्राई करना चाहिए, तो फिर क्या होगा, ही विल स्टे द प्रोसीडिंग्स और ये एक रिपोर्ट भेज देंगे सीजेएम की तरफ। ओके, कि मुझे ये लग रहा है, ये बेसिस पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जुरिस्डिक्शन नहीं है या फिर मैं ये केस नहीं ट्राई कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक रिपोर्ट आपको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरफ भेजना है। तो फिर सीजेएम डिसाइड करेंगे कि कौन से मैजिस्ट्रेट को वो केस देना है या फिर वो केस खुद डिसाइड करना है। ऑलराइट, तो यही मतलब है सेक्शन 322 का। यहाँ पे आपको एक चीज और अच्छे से ध्यान में रखनी है, शायद आपने अब तक रेक्यूजल ये वर्ड आप सबको पता चल चुका होगा थर्ड ईयर लॉ तक, बट यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द केस का एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द केस। तो कोई भी बायस नहीं आना चाहिए कि मैं अक्यूज को जानता हूँ, मैं विक्टिम को जानता हूँ, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ मेरा पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है। यू ऑल नो व्हाट हाउ इट डिनोट्स दैट मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द केस। तो अगर ऐसा भी होगा तो it will come under the purview of section 322 and it will come under the heading that magistrate cannot dispose of the case. So then he will submit a report to CJM and then the CJM will decide कि कौन से मैजिस्ट्रेट को वो केस चलाने के लिए देना है. So it is very important. Now section 323 is again very 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 important. Section 323 में क्या बताया गया है, procedure when after commencement of inquiry or trial magistrate finds the case should be committed. ओके, तो यहाँ पे आपको आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल की वर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। क्यों ये ध्यान आपको देना है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, बिकॉज यू फर्स्ट हैव टू रीड सेक्शन 209 सीआरपीसी एंड सेक्शन 193. ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है सेक्शन 209 सीआरपीसी में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको याद आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके बैरक में देख लीजिएगा कि सेक्शन 209 हमसे ये बोल रहा है कि as soon as accused is produced before the magistrate, if he thinks that the case is exclusively triable by the court of session, तो उसको क्या करना है, if he feels it is exclusively triable by the court of session, तो he has to commit the case. ओके, तो यहाँ पे पहला ही इंस्टेंस है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट केस को कमिट कर देगा। फाइन, तो अब तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, पर अक्यूज को जैसे ही प्रोड्यूस किया है आप बोलोगे कि ये कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायबल है, इसको कमिट कर दो। एंड देन 193 ये बोलता है कि कोर्ट ऑफ सेशंस कॉग्निजेंस लेगा जब उसके पास ऐसे करके मैजिस्ट्रेट केस कमिट करेगा या करेगी। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर इस इंस्टेंस पे आपने ये केस कमिट नहीं किया था, पहले आपको अपेरेंटली यही लगा था कि हाँ मैं ही इस केस को ट्राई करने की पावर मुझे है, बट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस को तो कमिट हो जाना चाहिए था, दिस केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन the magistrate has to send it. Okay, if in any inquiry into an offense or trial
before a magistrate, it appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment. Why before signing the judgment? Because signing the judgment पे अपना पूरा ट्रायल का तो खत्म ही हो चुका होगा. तो बिफोर साइनिंग द जजमेंट कभी भी अगर उसको लगता है कि ये सेशंस ट्राइबल केस है, तो वो फिर उसको ही शैल कमिट इट टू दैट कोर्ट अंडर द प्रोविजंस हियर इन बिफोर कंटेंट. ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे नहीं कि पहली बार मैंने कमिट नहीं किया 209 में तो मैं कभी भी नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है. सेक्शन 323 उसके लिए है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल आपको अगर लगता है कि ये सेशंस ट्राइबल ऑफेंस है, आप केस को कभी भी बिफोर साइनिंग द जजमेंट कमिट कर सकते हो. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन. देन सेक्शन 324 आता है. सेक्शन 324 क्या बोल रहा है हमसे कि ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज एंड स्टैम्प लॉ एंड प्रॉपर्टी लॉ. ओके, तो एक चीज आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो भी कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड होता है एक ऑफेंस से, तो दूसरी बार अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो उसकी सजा जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है. ओके, तो यहाँ पे ये दिस इज जस्ट द बैकग्राउंड. नाउ आपको ये ध्यान में रखना है कि एक बंदा था वो कन्विक्ट हो चुका है 3 या ज्यादा साल की पनिशमेंट से. ओके, अंडर व्हाट ऑफेंसेस? चैप्टर 12 और चैप्टर 17 जो है आईपीसी का, उसमें के जो ऑफेंसेस है इसमें उसको सजा हो गई है 3 साल या उससे ज्यादा की. ओके, और ये बंदा फिर से अक्यूज्ड है उसी ऑफेंस का. तो फिर क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि मैं इस केस को ट्राई नहीं कर पाऊंगा और एडिक्वेट सेंटेंस इस बंदे को नहीं दे पाऊंगा, तो वो क्या करेंगे, वो सीजेएम की तरफ वो भेज देंगे या फिर केस कमिट कर देंगे टू दी कोर्ट ऑफ सेशन. ओके, तो अभी आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि ये ऐसे क्या है स्पेशल चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में. तो ये इसका आंसर ये है, चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी relates to coins and government stamp related offenses and chapter 17 of IPC relates to offenses against property, मतलब theft, extortion, cheating वगैरह. तो इसमें अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हो गई है और आप फिर से अक्यूज्ड हो उसी ऑफेंस के, तो आपकी ट्रायल चलेगी सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशंस के. अगर जो इस मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मैं ये ट्रायल नहीं कंडक्ट कर पाऊंगा और एडिक्वेट पनिशमेंट नहीं दे पाऊंगा. ओके, तो एडिक्वेट पनिशमेंट के लिए हमें और भी एक चीज पढ़नी है. ओके, तो इसमें थोड़े से पिछले वाले सेक्शंस को आपको फिर से रिवाइज करना है. तो सेक्शन 26 को एक बार बैरैक से पढ़ लीजिएगा. सेक्शन 26 क्या बोलता है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सा ऑफेंस ट्राई करेगा. तो ये आंसर हमें मिलता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में. सेक्शन 26 बोलता है कि फर्स्ट शेड्यूल में जैसे 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 आईपीसी के ऑफेंसेस दिए हैं और लास्ट कॉलम में दिया है कि ट्रायबल बाय विच मैजिस्ट्रेट, तो इसी हिसाब से मैजिस्ट्रेट जो है ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे. ओके, तो सेशंस ट्रायबल है तो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, जेएमएफसी है तो जेएमएफसी ट्राई करेगा. तो ये फर्स्ट शेड्यूल एक बार देख लीजिएगा और उसका लास्ट कॉलम, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्राई कर पाएगा. बट अगेन you have to see section 29 also, power of magistrate to pass the sentence. Okay, section 29 power of magistrate to pass the sentence, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन डेथ तक की कोई भी पेनल्टी पनिशमेंट दे सकता है, सेंटेंस दे सकता है. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है. जेएमएफसी जो है वो 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है. ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. अभी सेक्शन 26 सीआरपीसी और सेक्शन 29 सीआरपीसी आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज फर्स्ट शेड्यूल खोलिए और सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी जो है सब लोगों को हमें पता है रिलेटेड टू चीटिंग. ओके, 420. तो इसमें आप देखिए कि आईपीसी में ही नीचे पनिशमेंट दी जाती है. तो पनिशमेंट क्या है 420 चीटिंग की 420 की? इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स. ओके, 7 साल तक की होता है वो इम्प्रिजनमेंट टिल 7 ईयर्स. ओके, तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स पनिशमेंट है. फिर भी फर्स्ट शेड्यूल में लास्ट कॉलम देखिए ये 420 के एंड में, तो ये है ट्रायबल बाय जेएमएफसी.
ओके तो ट्रायबल बाय जेएमएफसी है, पनिशमेंट है 7 साल की। और सेक्शन 29 के मुताबिक जब आप देखोगे तो जेएमएफसी कितनी सेंटेंस दे सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स की। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन क्यों दिया गया है सीआरपीसी में? ओके मतलब ये आपको अपेरेंटली ऐसे लगेगा कि अगर चीटिंग की पनिशमेंट है 7 साल तक की सजा, तो उसको ट्रायबल बाय सीजेएम कर देते, वाई ट्रायबल बाय जेएमएफसी? ओके तो इसके लिए भी सीआरपीसी में प्रोविजन है, क्योंकि जेएमएफसी मैक्सिमम 3 साल की ही पनिशमेंट दे सकता है। और एट द एंड ऑफ द ट्रायल अगर उसको लगता है कि मैं सीवियर उतनी पनिशमेंट नहीं दे सकता जितनी एक्चुअल देनी चाहिए, ओके तो फिर क्या होता है कि वो अगेन द अक्यूज्ड इज सेंट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये एक सिचुएशन आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। whenever a magistrate is of the opinion after hearing the evidence of the prosecution and the accused that the accused is guilty, मतलब गिल्ट तो उसने डिटरमाइन कर दिया है, पर जितनी सजा मैं दे सकता हूँ, इफ आई एम ए जेएमएफसी मैं 3 साल की ही सजा दे सकता हूँ, नहीं बट दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी पनिश्ड फॉर 5 years फॉर 7 years, तो फिर क्या करेंगे वो जज साहब? फॉरवर्ड द अक्यूज टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ओके टू होम ही सबॉर्डिनेट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोविजन सीआरपीसी में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसके लिए ये प्रोविजन किया गया है। तो इसके आगे ये सेक्शन बोलता है कि सीजेएम को लगेगा तो वो फिर से रीसमन दी विटनेसेस कर सकता है, फिर से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो सकता है। ओके जो जबकि जेएमएफसी ने ये अक्यूज को गिल्टी ठहराया है, पर फिर भी अगर सीजेएम को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो ये चीज़ वो कर सकते हैं। ओके तो 325 को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये बहुत ही लॉजिकल ऐसा स्टेप है सीआरपीसी का। देन सेक्शन 326 की तरफ बढ़ते हैं, कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर। तो ये हम सबको पता है कि तारीख पे तारीख वगैरह, और हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सब लोग बोलते हैं कि उसमें जस्टिस मिलने में टाइम बहुत लगता है। तो ये कुछ कर्टेल करने के लिए हमारे सीआरपीसी में प्रोविजंस है। अभी उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं कि अगर एक मैजिस्ट्रेट ने एक केस है जिसमें 2 विटनेसेस का एग्जामिनेशन एक मैजिस्ट्रेट के सामने हो गया, ओके और फिर वो केस ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने, ऑल राइट तो फिर क्या होगा, जो दूसरा मैजिस्ट्रेट है वो वहां से आगे की ट्रायल कंडक्ट करेगा, ना कि फिर से ABC से वो पहले 2 विटनेसेस को भी बुलाएगा। अगर उसको लगता है, if the succeeding judge or magistrate is of the opinion that further examination of any witness whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, he may resummon, but otherwise उसको क्या करना है, तो in the interest of justice तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर ये ऐसी नॉर्मल सिचुएशन है कि एक मैजिस्ट्रेट ने लेके फिर केस ट्रांसफर हो गया तो दूसरे मैजिस्ट्रेट ने ये जो रिकॉर्ड है उस पे वो रिलाय कर सकता है, ओके वाइल गिविंग द जजमेंट, वाइल अराइविंग एट द कंक्लूजन, ऑल राइट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर से ABC से उनको शुरू करना नहीं है। बट a very important provision is over here which we have already discussed during summary trial, कि summary trial के केस में ये नहीं हो सकता। summary trial जिस मैजिस्ट्रेट ने शुरू किया है उसको ही वो एंड तक खत्म करना है। Okay, nothing in this section applies to summary trials or to cases in which proceedings have been stayed under section 322 or in which proceedings have been submitted to a superior magistrate under section 325। तो अभी अभी हमने 322 और 325 देखा है, पर ये चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद में रखना है कि समरी ट्रायल इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रायल, तो उसमें ये नहीं है कि पिछले वाले मैजिस्ट्रेट का आप ले लो और आगे ट्रायल चलाओ, ऐसे नहीं है। समरी ट्रायल स्टार्ट टू फिनिश एक मैजिस्ट्रेट ने ही चलाना है, दैट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ section 326 of CRPC, okay and we will come to the last part of this section, this chapter, that is section 327 court to be open। okay तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो यहाँ पे जो है कुछ भी विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, कुछ भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो एक ओपन कोर्ट में किए जाएंगे। ओके ये ओपन कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये
ओपन कोर्ट में अंडर पब्लिक गेज जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक आ जा सकती है वहां पे, ऐसे सिचुएशन में हम ये करेंगे। बट देयर इज वन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इन कैमरा ट्रायल विच इज इंस्टीट्यूटेड टू रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ विमेन, क्योंकि ये जो है ऑफेंसेस रेप जैसे रिलेटेड है, तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह होता था पहले। तो इसका ट्रायल इसलिए क्या बोला गया है कि उसका ट्रायल इन कैमरा चलेगा। ओके, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इसके रिलेटेड कुछ भी प्रिंट या पब्लिश भी नहीं कर सकते आप बगैर कोर्ट की परमिशन के। और कोर्ट भी परमिशन कब दे सकता है कि आप उनके नाम और एड्रेस जो है पार्टीज के, वो आप बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करोगे। ओके, तो आप सबको एक इसका आंसर देना है कि ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था कौन सा था, कि जिससे एंड विच सेक्शन ऑफ आईपीसी मेक्स इट पनिशेबल टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है लॉ का कि उनकी प्राइवेसी आप मेंटेन कर रहे हो, तो इसीलिए सैंक्टिटी जो है वो भी आप एक तरीके से मेंटेन कर रहे हो। तो ये कौन सा सेक्शन है जिससे ये पनिशेबल करा गया है वो आपको बताना है। ओके, सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।